हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 3S के लेक्चर्स पर। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 13 में हमने डिस्कस किया था कि जो ठोस होते हैं, ठोसों का वर्गीकरण किया था किसके आधार पर, विद्युतीय गुणों के आधार पर। और हमने देखे थे कि विद्युतीय गुणों के आधार पर 3 प्रकार के ठोस होते हैं। कौन कौन से? चालक, अर्धचालक और अचालक। चालक, अचालक और अर्धचालक, ये 3 प्रकार के ठोस होते हैं विद्युतीय गुणों के आधार पर। ठीक है, जिसमें हमने अर्धचालक को विस्तार से जाना था। अर्धचालक को हमने उसमें बारीकी से समझा था। अर्धचालक में हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी और देखा था कि अर्धचालक 2 प्रकार का होता है, निज अर्धचालक, नैज अर्धचालक, जिसे हम शुद्ध अर्धचालक या आंतर अर्धचालक भी कहते हैं। ठीक है, और उसमें देखा था, एक और देखा था कि बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्यीय अर्धचालक। ये 2 प्रकार हमने अर्धचालक के देखे थे। ठीक है, हमने केवल समझा था और आज हम उसकी परिभाषा देखेंगे। देखिए, नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक या आंतर अर्धचालक, इसकी परिभाषा क्या है? ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए क्या है। जब अर्धचालक पदार्थ में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है तो इस प्रकार के अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहते हैं। हमने एक सिलिकॉन लिया है। सिलिकॉन मैंने बताया था आपको, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है ये बहुत ही अच्छे अर्धचालक होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सिलिकॉन लिया है। अब सिलिकॉन में क्या है, आप देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है। अशुद्धि से क्या मतलब हुआ कि कोई भी बाह्य पदार्थ इसमें नहीं है। जितने भी हैं हर जगह पर सिलिकॉन ही है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी तत्व नहीं है। तो इसे कहते हैं कि इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। तो पहले हमें यही लिखना है कि जब अर्धचालक पदार्थ में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है तो इस प्रकार के अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे जब शुद्ध या प्राकृतिक अवस्था में जर्मेनियम या सिलिकॉन आदि अर्धचालक पदार्थों को लिया जाए तो इन्हें नैज अर्धचालक कहते हैं। अब ये सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन को हमने किस अवस्था में लिया है? ये शुद्ध यानी कि प्राकृतिक अवस्था होती है। ये सिलिकॉन की ये शुद्ध अवस्था होती है। और शुद्ध अवस्था में जब सिलिकॉन होता है या प्राकृतिक अवस्था में जब सिलिकॉन होता है तो वह नैज अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है। यही कारण है कि निज अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक या प्राकृतिक अर्धचालक कहते हैं। हमने यहाँ देखा कि नैज अर्धचालक को हम शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम, ठीक है ना, तो शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम को हम अर्धचालक कहते हैं, निज अर्धचालक कहते हैं। इसीलिए इन्हें शुद्ध अर्धचालक भी कहा जाता है। ठीक, एक लाइन ये हो गई। यह अर्धचालक आवर्त सारणी के चौथे वर्ग में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि चौथे वर्ग के चौथे वर्ग के आवर्त सारणी में वर्ग 14 में जितने तत्व आते हैं, वर्ग 14 में कौन कौन से होते हैं? कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, एशियन होता है, पीवी होता है। ठीक है, तो ये जितने भी ये जो तत्व हैं ये सब अर्धचालक होते हैं। और इसमें एक बात और होती है कि ये चतुर्थ संयोजी होते हैं, यानी ये 4 बंध बनाते हैं। ये सभी तत्व 4 बंध बनाते हैं, यही लिखना है। देखिए, यह अर्धचालक आवर्त सारणी के वर्ग चौथे वर्ग में, वर्ग 14वें वर्ग में पाए जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि इनकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर देखिए, 4 बंध बनाने का मतलब क्या है कि इनकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है जो विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा में और ये 4 बंध बनाते हैं। ये 4 बंध बनाते हैं अपने पड़ोसी सिलिकॉन के साथ। मान लीजिए अब मैंने सिलिकॉन लिया तो इस सिलिकॉन में आप देख रहे हैं जो प्रत्येक सिलिकॉन अपने पड़ोसी सिलिकॉन के साथ बंध बना रहा है। प्रत्येक सिलिकॉन अपने पड़ोसी सिलिकॉन के साथ सह संयोजी बंध बना रहा है। तो यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, जो विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब ये बंध यदि टूट जाएगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाह होगी, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। ठीक है ना, तो कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे? यही इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और इन्हीं के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और वही लिखा है, अब
जो विद्युत अवस्था में इस प्रकार के जो विद्युत अवस्था में धारा प्रवाह करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। लेकिन सामान्य अवस्था में इस प्रकार के अर्धचालक अपने पड़ोसी अर्धचालकों के साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं और निज अर्धचालक को में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, जिससे इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिससे इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब जब हम इसको ये 0 केल्विन पे होता है तो इसमें ये अचालक होता है, ठीक है। 0 केल्विन पर ये अचालक होता है। ताप बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, यानी कि सामान्य अवस्था में होगा तो इसमें हमने देखा है सामान्य अवस्था में है, सहसंयोजी बंध बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो वही कहा कि सामान्य अवस्था में सहसंयोजी बंध बना लेते हैं और निज अर्धचालक में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। तो सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये सहसंयोजी बंध टूट जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब देखते हैं कि जो बाह्य अर्धचालक होते हैं, बाह्य अर्धचालक जिन्हें हम अपद्रव्य अर्धचालक भी कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसे समझते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं कि बाह्य अर्धचालक की परिभाषा क्या है, ठीक है। इसके हम साथ साथ समझेंगे। पिछली क्लास में समझ लिया था, लेकिन और भी अब हम डीपली समझेंगे। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो पिछली क्लास में नहीं बताए गए हैं, ठीक है। तो परिभाषा के साथ साथ हम इसमें कुछ नए टॉपिक भी देखेंगे। देखिए परिभाषा जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने पिछली क्लास में समझाया अर्धचालक के बारे में, थोड़ा सा उस पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। जब उस पर नजर डालेंगे तो परिभाषा में बहुत ईजी हो जाएगी समझने में, ठीक है। तो देखिए क्या बताया था मैंने बाह्य अर्धचालक में, कि बाह्य अर्धचालक में कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। बाह्य अर्धचालक क्या होता है, इसमें कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। देखिए सिलिकॉन अर्धचालक, सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो हम सिलिकॉन को लेते हैं, ठीक है। देखिए ये कोई सिलिकॉन है जो अपने पास वाले सिलिकॉन से सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है, इस प्रकार से। ये भी 4 बंध बनाएगा, ठीक। एक सिलिकॉन ये है, ये भी 4 बंध बनाएगा अपने पास वाले सिलिकॉनों के साथ। एक सिलिकॉन ये है, ये भी 4 बंध बनाएगा। एक सिलिकॉन ये है, ये भी 4 बंध बनाएगा। एक सिलिकॉन ये है, ये भी 4 बंध बनाएगा। एक सिलिकॉन ये है, ये भी 4 बंध बनाएगा। एक सिलिकॉन ये है, ये भी 4 बंध बनाएगा। एक सिलिकॉन ये है, ये भी 4 बंध बनाएगा। इस प्रकार से ये बंध बनाते रहेंगे। इस प्रकार से ये बंध बनाता रहेगा। और भी आगे कई होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जितने से बेहतर समझ में आए हम उतना ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर और बना देता हूँ। इनका मतलब यह है कि इसके आगे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या बताया था मैंने इससे पिछली वीडियो में कि जो अर्धचालक होते हैं, जो अर्धचालक होते हैं, कौन से, बाह्य अर्धचालक। तो जो बाह्य अर्धचालक होते हैं इसमें अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। अशुद्धियां कौन कौन सी अशुद्धियां मिलाई जाती हैं? देखिए वर्ग 13 के और वर्ग 15 के, वर्ग 13 के और वर्ग 15 के तत्वों को सिलिकॉन मतलब कि वर्ग 14 के तत्वों के साथ मिलाया जाता है। देखिए वर्ग 14 में होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन, कार्बन और SnPb, जर्मेनियम, जिनकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। देखिए वर्ग 13 में कौन होता है, एल्यूमिनियम होता है, ऐसे लिखते हैं। बोरोन होता है, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है और टेलुरियम होता है, ठीक है। वर्ग 13 में ये होते हैं। इनकी संयोजकता होती है 3, यानी कि ये 3 बंध बनाते हैं, ठीक है। वर्ग 14 में कौन कौन सा, कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है और एशियन होता है स्टोन से, और एक और होता है कौन सा, पीबी, लेड। वर्ग 15 में होते हैं
नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है और एस भी होता है और बिस्मथ होता है। ठीक है, तो ये होते हैं वर्ग 15 में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम। वर्ग 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्ट्रोंशियम और एक होता है लेड यानी कि पीवी। वर्ग 15 में होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, अब देखिए अशुद्धि कैसे मिलाई जाती है। वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 14 के साथ हम वर्ग 13 की अशुद्धि मिला सकते हैं। वर्ग 13 के मतलब कि ऐसा मान लीजिए ये सिलिकॉन है, ठीक है ना, तो इस सिलिकॉन में हम बोरोन मिला दें, बोरोन की अशुद्धि मिला दें, ठीक है, या फिर इस सिलिकॉन में हम फास्फोरस की अशुद्धि मिला दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैं इसमें सिलिकॉन में वर्ग 13 के तत्व यानी कि बोरोन की अशुद्धि मिलाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए इसमें कहीं पर भी मैंने बोरोन रख दिया, इसमें कहीं पर भी मैंने बोरोन रख दिया, मैंने बोरोन यहाँ पर रख दिया, मान लीजिए यहाँ पर ये बोरोन आ गया। ठीक है, अब बोरोन क्या करता है, बोरोन बनाता है केवल 3 बंध, बोरोन बनाता है 3 बंध, तो 1 2 3 ये 3 बंध बना लिए। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर बन जाएगा एक छिद्र, क्योंकि ये चौथा बंध नहीं बना सकता, इसलिए यहाँ पर एक छिद्र बन जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, मैंने बताया था आपको, जो पास के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पास के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इस छिद्र को भरने की कोशिश में लग जाते हैं, इस छिद्र को भरने की कोशिश में लग जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा इसे भरने के लिए। ठीक है, अब जब इसे भरने के लिए आएगा तो एक छिद्र अब यहाँ पर बन जाएगा, एक छिद्र यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब इस छिद्र को भरने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएगा। ठीक है, ये अपना स्थान छोड़कर इस छिद्र को भरेगा। अब जब ये अपने स्थान से हट गया तो एक छिद्र यहाँ पर भी बन जाएगा। अब इसे भरने के लिए इसके पास वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन वो स्थान अपना छोड़ने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से छिद्र भर नहीं पाएगा और इलेक्ट्रॉन्स में गति उत्पन्न हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स में गति उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पर छिद्र था, ठीक है, तो इसके पास वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कि इस छिद्र को भरने की कोशिश की। जब इस छिद्र को भरने की कोशिश की तो उसकी जगह पर छिद्र हो गया। अब उस छिद्र को भरने के लिए उसके पास वाले इलेक्ट्रॉन ने कोशिश की तो उसकी जगह पर छिद्र हो गया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होने लगता है, गति होने लगती है। ठीक है, तो गति होने लगती है। और हमने एक जाना था कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, या फिर फ्री आयंस के कारण होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा के लिए ये 2 उत्तरदायी होती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस। ठीक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो गति कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉन का गति करना विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होता है। फ्री आयंस भी विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स में गति उत्पन्न हुई तो ये हो जाता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। तो ये जो अर्धचालक है, इसमें यह अर्धचालक कैसा हो गया, ये विद्युत धारा का चालक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया हमें सीखने को क्या मिला कि यहाँ पर ये जो छिद्र है, ये छिद्र इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये छिद्र इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये छिद्र पॉजिटिव होगा, ये छिद्र पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऋणावेशित। ठीक है, अब ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इस छिद्र की ओर आकर्षित होते हैं, यानी कि ये छिद्र पॉजिटिव होगा, ये छिद्र पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो अर्धचालक बनता है ना, इस प्रकार का जो अर्धचालक बन जाता है, इसे कहते हैं पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक, पी यानी कि पॉजिटिव,
पॉजिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये छिद्र इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आकर्षित किसकी ओर होंगे? इलेक्ट्रॉन्स को होता है ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन्स पर ऋणावेश होता है, और ऋणावेश किसकी ओर आकर्षित होता है? धनावेश की ओर, पॉजिटिव की ओर। ठीक है, तो ये छिद्र पॉजिटिव होगा। तो अब ये अर्धचालक बना है ना, ये इसे कहते हैं पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, अभी हम इसी प्रकार से इसका जो हमने और देखा था कि अब जो वर्ग 15 है, वर्ग 15 को जब इसमें मिलाएंगे तब उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी इससे रिलेटेड हम थ्योरी देखते हैं क्या है। देखिए परिभाषा देते हैं, चूंकि नेज अर्धचालक में चूंकि नेज अर्धचालक में अर्थात शुद्ध अवस्था में अर्धचालकों की विद्युत धारा का मान बहुत कम होता है। हमने नेज अर्धचालक में क्या देखा था कि जो विद्युत धारा है नेज अर्धचालक में विद्युत धारा का मान बहुत कम होता है। अब इस विद्युत धारा के मान को बढ़ाने के लिए, इसलिए इन नेज अर्धचालकों में अभी जब इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं मिलाई होती है, जब कोई भी अशुद्धि नहीं मिली होती है, यानी कि मैं यहाँ पर बोरोन ना रखूं, तो ये छिद्र नहीं बनेगा। इन इलेक्ट्रॉन्स में मोमेंट भी नहीं होगी, गति भी नहीं होगी। जब इसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली है तब उस समय ये होता है नेज अर्धचालक। ठीक है ना, कब होता है नेज अर्धचालक? जब इसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है। फिलहाल में मैंने इसमें अशुद्धि मिला दी है। ठीक है, तो देखिए भाई लिखा है, चूंकि नेज अर्धचालकों में अर्थात शुद्ध अवस्था में अर्धचालकों की विद्युत धारा का मान बहुत कम होता है, इसलिए इन नेज अर्धचालक में नेज अर्धचालकों में धारा का मान बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है। धारा का मान बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाई जाएगी। ठीक है, अशुद्धि यानी कि हम वर्ग 13 के या वर्ग 15 के तत्वों को इसमें रखेंगे। ठीक है, मिलाई जाती है, अर्थात अन्य वर्ग के पदार्थों को मिश्रित किया जाता है। हमने इस वर्ग के और इस वर्ग के पदार्थों को इसमें रखा। ठीक है, तो वही लिखा है कि अर्थात अन्य वर्गों के तत्वों को मिश्रित किया जाता है ताकि इनकी विद्युत धारा का मान बढ़ सके। ठीक है, अशुद्धि के रूप में नेज अर्धचालकों में वे पदार्थ मिश्रित किए जाते हैं जिनकी संयोजकता 5 या 3 होती है। देखिए इसकी संयोजकता 5 है, इसकी संयोजकता 5 होती है। ठीक है, यानी कि ये 5 बंध बनाता है, और इसकी संयोजकता 3 होती है। तो जो बातें बताई हैं मैंने आपको केवल वही लिखनी है, कुछ भी अलग नहीं लिखना है इसमें। ठीक है ना, केवल आपको जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, यदि आपको वो कॉन्सेप्ट याद रहता है, ठीक है ना, आप वीडियो को बार बार रिपीट करते रहिए। थ्योरी रखने से बढ़िया है यदि आप एक कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करके देखेंगे, एक वीडियो को मेरी आप बार बार रिपीट करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिल्ड हो जाएगा। आपको थ्योरी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट माइंड में फिल्ड है। हम सब कुछ याद करेंगे। क्या करेंगे कि हमने जब सिलिकॉन को लेते हैं तो सिलिकॉन अपने पड़ोसी सिलिकॉन के साथ 4 बंध बनाता है। ठीक है, सहसंयोजी बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बना लेता है। क्यों? अब देखिए आगे देखिए, इसलिए कहाँ पे हो गया, यहाँ पे मिश्रित किए जाते हैं जिनकी संयोजकता 5 या 3, अर्थात नेज अर्धचालकों में अपद्रव्य या अशुद्धि मिलाने के बाद प्राप्त अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अब इसमें अशुद्धि मिला दी तो इस प्रकार के अर्धचालक को ही हम क्या कहेंगे? बाह्य अर्धचालक कहेंगे। ठीक है, और इनकी चालकता का मान नेज अर्धचालकों से बहुत अधिक होता है। तो ये तो होगी इसकी थ्योरी। ठीक है, तो नेज अर्धचालक क्या होती हैं? नेज अर्धचालक होती हैं जिनमें कोई अशुद्धि नहीं होती है, जिनमें कोई अशुद्धि नहीं होती उन्हें कहते हैं नेज अर्धचालक। कभी इसे निज भी करके बोल देते हैं, निज। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बार मैं निज लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये निज भी बोल सकते हैं और नेज भी बोल सकते हैं, कोई अंतर वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही बात होती है। तो निज अर्धचालक समझ गए, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली हो। ठीक है, लेकिन जब कोई अशुद्धि मिल जाती है, यानी कि वर्ग 15 के या वर्ग 13 के तत्व को इसमें रख दिया जाता है तो इसमें अशुद्धि आ जाती है, और जब अशुद्धि आ जाती है तो इसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि बाह्य अर्धचालक में वर्ग 13 या वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धि आ जाती है। ठीक है, बस यही सब इसमें लिखना है। अब ये तो मैंने रखा इसमें वर्ग 13 के तत्व को, यानी कि बोरोन को। ठीक है, जब मैं इसमें वर्ग 15 के तत्वों को रखूंगा तब देखिए क्या होता है। वर्ग 15 के तत्वों को रखूंगा तो देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एक छिद्र बना, और ये छिद्र कैसा है? पॉजिटिव है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पॉजिटिव है, इसीलिए इसे कहते हैं पी टाइप अर्धचालक। ये जो अर्धचालक बना इसे कहते हैं पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो पी टाइप अर्धचालक है ये बाह्य अर्धचालक का एक प्रकार है।
ये बाह्य अर्धचालक का एक प्रकार है। इसके बारे में हम अभी थ्योरी भी लिखेंगे, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। यहाँ तो कभी मैंने छोटा सा एक आपको ये नॉलेज दे दी केवल, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम विस्तार से लिखेंगे, विस्तार से समझेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैंने इसमें रख दिया वर्ग 13 के तत्व यानी बोरोन को। अब मैं रखूंगा इसमें वर्ग 15 के तत्व यानी कि फास्फोरस को रख देता हूं मैं, ठीक है। किसी को भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर फास्फोरस को रखूंगा, फास्फोरस को रखा मैंने। अब देखिए, वैसे ये सब कुछ हम इससे पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, मैं ये आपको केवल रिवीजन के तौर पर बता रहा हूं ताकि आपको मैं जो थ्योरी लिखा रहा हूं उसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहें, ठीक है ना। कुछ भी आपको नया नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ नया लिख रहे हैं। जो मैंने आपको बताया सब वही लिख रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए वर्ग 15 के तत्व को, वर्ग 15 के तत्व यानी फास्फोरस को मैंने इसमें रखा। इसमें आ गई अशुद्धि, इसमें क्या आ गई? अशुद्धि आ गई। वर्ग 15 के तत्व फास्फोरस की इसमें अशुद्धि आ गई, ठीक है। अब वर्ग 15 के तत्व 5 बंध बनाता है, ठीक है ना। पंच संयोजी होता है, पंच संयोजी होता है, ठीक। अब देखिए 1 2 3 4 बंध तो ये बना चुका है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया बंध बनाने के लिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रह गया इसके पास फ्री। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें गति करता रहेगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया इसमें, ठीक है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया तो हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण विद्युत धारा बहती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण विद्युत धारा रहती है, अर्थात ये जो अर्धचालक है ये इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ठीक। एक पॉइंट इसमें ये था। फिर दूसरी बात क्या है, देखिए ये तो पिछले वाले के लिए लिखा था मैंने। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा है? इस पर ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन पे तो ऋणावेश ही होता है, ठीक। ऋणावेश होता है यानी कि निगेटिव है ये, ठीक है। तो जब निगेटिव है तो इसे कहेंगे एन टाइप, एन से निगेटिव, एन टाइप अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक है। इससे पहले बोरोन था, बोरोन में एक छिद्र था जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो इसका मतलब छिद्र पॉजिटिव होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इसे पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव से पी लिया गया तो वो हो गया पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। यहाँ पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश यानी कि निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव से हमने एन लिया और ये हो गया एन टाइप अर्धचालक, क्लियर। तो बस यही बातें इनमें कुछ समझने वाली थी जो मैंने आपको बताई। अब हम एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक की थ्योरी लिखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या लिखना है, कैसे बनता है। ये सब जो मैंने भी आपको बताया है केवल यही, इसी में कुछ हमें विस्तार से लिखना होगा जो मैंने भी आपको बताया है, कुछ भी अलग उसमें नहीं लिखना होगा। लेकिन मैं आपको थ्योरी इसलिए लिखा हूं ताकि आप अपने बेहतर नोट्स बना सकें, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट समझ लेते हैं और नोट्स तैयार कर लेते हैं, लेकिन हर एक स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाता है। मैं चाहता हूं किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए जो भी समझाता हूं उसकी परिभाषा जरूर लिखाता हूं, उसकी थ्योरी जरूर लिखाता हूं, ठीक है। तो जो भी लिखाता हूं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप उसके बेहतर नोट्स बना सकें, ठीक है। जो नोट्स आप अपने हाथों से तैयार करते हैं वही परफेक्ट नोट्स होते हैं और कोई भी नोट्स परफेक्ट नोट्स नहीं हो सकता, ठीक। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स अलग से नहीं देने वाला हूं क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में वही होगा जो मैं यहाँ पर आपको लिखा रहा हूं, जो यहाँ पर आपको समझा रहा हूं। तो बेहतर है कि आप मेरे साथ साथ लिखें जिससे आपका बार बार रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। एक बार आप मेरे साथ लिखेंगे, रफ कॉपी में लिखें, फिर बाद में उसे फेयर करें ताकि आपका बार बार रिवीजन हो और आप उस चीज को बेहतर ढंग से समझ सकें, ठीक है। तो अब एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक को हम विस्तार से डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि अशुद्धि या अपद्रव मिलाने के आधार पर अर्धचालकों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। हमने जब अर्धचालक में अशुद्धि मिलाई जिसे हम कहते हैं बाह्य अर्धचालक, ठीक है ना। तो जब हमने अशुद्धि मिलाई है
तो अशुद्धि हमने दो प्रकार से मिलाई है। एक तो हमने वर्ग 15 के तत्वों को यानी कि पंच संयोजी पदार्थ तत्वों को मिलाया है, और एक हमने वर्ग 13 के तत्वों को यानी कि त्रिसंयोजी तत्वों को मिलाया है। तो ये दो प्रकार की हमने अशुद्धियां मिलाई हैं, और इसके आधार पर दो प्रकार के अर्धचालक प्राप्त हुए हैं, एन टाइप पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, तो सबसे पहले हम पी टाइप अर्धचालक की डेफिनेशन समझते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं कि ये क्या होता है, इसमें हमें क्या क्या लिखना है। तो देखिए, जब त्रिसंयोजी पदार्थ को त्रिसंयोजी मतलब कि वर्ग 13 के पदार्थ, वर्ग 13 के तत्व, ठीक है ना, जो तीन बंध बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, त्रिसंयोजी। तो वही लिखा है, जब त्रिसंयोजी पदार्थ को सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर मिलाया जाता है, ये सिलिकॉन है, इसमें जब हमने त्रिसंयोजी पदार्थ जैसे हमने बोरोन को मिलाया था, ठीक है ना, तो सबसे पहले एक स्टेप हमने ये पार किया कि बोरोन को मिलाया, और बोरोन क्या है, त्रिसंयोजी पदार्थ है। ठीक है, तो वही लिखा है, जब त्रिसंयोजी पदार्थ को सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर मिलाया जाता है, अर्थात तीन संयोजी वाले पदार्थ को, इसके ये कैसा पदार्थ है, तीन संयोजी वाला पदार्थ है, तो इस पदार्थ की हम अशुद्धि को मिला रहे हैं, ये पदार्थ इसमें मिल रहा है, यानी कि इसकी अशुद्धि है। ये क्या है, ये जो बोरोन है वह सिलिकॉन के लिए अशुद्धि है। ठीक है, तो अर्थात तीन संयोजी वाले पदार्थ की अशुद्धि को मिलाया जाता है। तो इस प्रकार बने अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं, और विस्तार से जानने के लिए हम इसमें थोड़ा और लिखेंगे। क्या देखिए, इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में उपस्थित 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन अशुद्धि वाले 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लेते हैं। देखिए, सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन कैसा होता है, 4 बंध बनाता है। ठीक है, 4 बंध इसलिए बनाता है क्योंकि सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जैसे ये संयोजी बंध बन गया, सहसंयोजी बंध क्या होता है कि ये जो सिलिकॉन है इनका एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा हो रहा है, इनका एक एक इलेक्ट्रॉन इसका साझा हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका साझा हो रहा है। ठीक है, ये बॉन्ड बना है, तो यहाँ पर कोई सिलिकॉन होगा तो उसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर उसका कोई इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। इसी प्रकार से ये जो बंध बना है, एक इलेक्ट्रॉन इसका था इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसका था। ठीक, ये जो बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें था और एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें था। तो इस सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, ऐसे भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सहसंयोजी बंध 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बन जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक सिलिकॉन पे हमने इस सिलिकॉन को लिया, प्रत्येक सिलिकॉन पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस बोरोन से के साथ मिलकर एक बंध बना देगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन से इसने एक बंध बना लिया। ठीक है, अब ये वाला जो है देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन ये, बाकी एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, हाँ वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ, वो तो दूसरे में इसकी शेयरिंग हो रही है। अभी हमें केवल इसकी शेयरिंग देखनी कि बोरोन की शेयरिंग कैसे हो रही है, बोरोन के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे हो रही है। तो अब बोरोन के पास है ये 3 इलेक्ट्रॉन, इन 3 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने लगा। ठीक है, ये ऊपर वाला है, ये इस वाले सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये नीचे वाला है, ये इस वाले सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब इसके पास कोई और इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहे, क्योंकि बोरोन में जो बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह केवल 3 होते हैं, यानी कि संयोजकता कोश में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरोन के। अब इसके पास, बोरोन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, लेकिन सिलिकॉन के पास तो अभी इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास तो भाई अभी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, यहाँ पर बन जाएगी एक रिक्ति, यहाँ पर बन जाएगा एक होल, छिद्र बन जाएगा। ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, यहाँ पर एक छिद्र बन जाएगा। ठीक है, अब ये छिद्र बन जाएगा, तो इस छिद्र को बनने के लिए अब ये पास के इलेक्ट्रॉन हैं, ये यहाँ पर आएंगे,
ये यहाँ पर आएंगे। जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर होल बन जाएगा। अब इस होल को भरने के लिए, इस वाले होल को भरने के लिए अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। अब जब ये आएगा तो यहाँ पर भी एक होल बन जाएगा। इसी तरीका से जो कण है वह गति करने, जो इलेक्ट्रॉन्स है वह गति करने लगेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी थोड़ी। इसमें ऐसा ही मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में उपस्थित चार मुक्त इलेक्ट्रॉन में से तीन इलेक्ट्रॉन अशुद्धि वाले तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लेते हैं। तीन इलेक्ट्रॉन अशुद्धि वाले तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ बनते हैं। इसमें तीन इलेक्ट्रॉन हैं, किसके हैं? अशुद्धि पदार्थ के, अशुद्धि वाले पदार्थ के हैं, जिनके साथ सिलिकॉन बॉन्ड बना लेता है और एक छिद्र रह जाता है, तो बना लेते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी जिससे एक छिद्र बन गया रहती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी को छिद्र या होल कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, छिद्र बन गया, इस छिद्र को छिद्र बन गया, तो एक कमी है उसी को हम छिद्र कह रहे हैं। तो एक कमी है इसी को हम छिद्र कह रहे हैं। तो वही दिखाया, छिद्र कहते हैं या छिद्र कहते हैं यह छिद्र धनावेश की तरह कार्य करता है। अब मेन पॉइंट आया यहाँ पर कि धनावेश की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी ओर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है? जो छिद्र है, ये जो होल है, ये क्या है? ये पॉजिटिव होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स होता है ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो ऋणावेश धनावेश की ओर आकर्षित होता है। तो इस छिद्र पर धनावेश होना चाहिए, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आ रहे हैं। धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये लिखा है कि यह छिद्र धनावेश की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव से लिया पी, तो ये हो गया पी टाइप अर्धचालक। क्लियर? तो बस यही सब इसमें हमें लिखना था। एक त्रिसंयोजी पदार्थ को सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, तो इस मिलाया जाता है, तो इस प्रकार से जो अर्धचालक बनता है वह पी टाइप का अर्धचालक बनता है। ठीक है, इसमें ऐसा ही मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में उपस्थित चार मुक्त इलेक्ट्रॉन में से तीन इलेक्ट्रॉन अशुद्धि वाले त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर बोरोन के तीन इलेक्ट्रॉन्स ने सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी रह गई, तो इस कमी को ही छिद्र कहेंगे। ठीक है, कमी रहती है, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी को छिद्र या होल कहते हैं। ये छिद्र धनावेश की तरह कार्य करता है। अब ये छिद्र, इस छिद्र की ओर इलेक्ट्रॉन्स आकर्षित होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये छिद्र पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। धनावेश को इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। पॉजिटिव से हमने पी लिया, और पी यानी कि पी टाइप अर्धचालक। क्लियर? अब देखेंगे हम एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है, जैसा ये है इसी में हम थोड़ा संशोधन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है। देखिए, त्रिसंयोजी है, तो यहाँ त्रिसंयोजी ना करके पंच संयोजी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पंच संयोजी, पंच संयोजी। जब पंच संयोजी पदार्थ को ऐसा या सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर मिलाया जाता है, अर्थात पांच संयोजी, तीन की जगह पांच संयोजी वाले पदार्थ की अशुद्धि को मिलाया जाता है, तो इस प्रकार बने अर्धचालक को पी टाइप एन टाइप, अब क्या हो जाएगा? एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। यहाँ पर भी एन टाइप कर लेना, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में उपस्थित चार मुक्त इलेक्ट्रॉन में से पांच इलेक्ट्रॉन अशुद्धि वाले, तीन अशुद्धि वाले चार संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त रह जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त रह जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स, अब यहां से ये पूरा गायब कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त रह जाता है। अब ये यहां से इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है,
इसे हम रफ कर देंगे। जहां तक हमें इसकी जरूरत थी वहां तक हमने इसमें संशोधन कर लिया। देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है। अब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ऋणावेश होता है, इसलिए इस प्रकार के अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब समझते हैं। यहां पर मैं इसे रफ करता हूं और एक फिर से बनाते हैं। देखिए इसी में थोड़ा संशोधन करते हैं। देखिए यहां पर ये था सिलिकॉन, यहां पर ये सिलिकॉन था, इनकी आपस में बॉन्डिंग हो रही थी इस प्रकार से। ठीक है, अब इसे जैसा था हम वैसा ही बना लेते हैं। अब देखिए, अब परिभाषा को पढ़ते हैं। जब पंच संयोजी पदार्थ को सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर मिलाया जाता है, पंच संयोजी मतलब कि वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व, यानी कि जो 5 बंध बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पंच संयोजी पदार्थ। ठीक है, तो वही है जब पंच संयोजी पदार्थ को सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर मिलाया जाता है। अब मैं यहाँ पे पंच संयोजी पदार्थ को मिला रहा हूँ। क्या है पंच संयोजी पदार्थ? फास्फोरस को मिला देता हूँ मैं। ठीक है, और भी होते हैं, मैंने आपको बताया था। वर्ग 15 में जो तत्व आते हैं उन्हें पंच संयोजी कहते हैं। यहाँ पर मैं वर्ग 15 से फास्फोरस को मिला रहा हूँ, मैंने सिर्फ फास्फोरस की अशुद्धि मिला दी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। जब पंच संयोजी पदार्थ को सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर मिलाया जाता है, अर्थात 5 संयोजी वाले पदार्थ की अशुद्धि को मिलाया जाता है। फास्फोरस कैसा है? 5 संयोजी वाला पदार्थ है, और ये इसमें अशुद्धि के रूप में आया है, सिलिकॉन में अशुद्धि के रूप में आया है। तो इस प्रकार बने अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब एन टाइप अर्धचालक क्यों कहते हैं, और नीचे देखते हैं। देखिए इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम के बाह्यतम कोष में उपस्थित 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन अशुद्धि वाले, 5 इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि है इसमें, ठीक है ना। ये 5 जो फास्फोरस है ये 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन अशुद्धि वाले पदार्थ में से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लेता है। भाई इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्फोरस में बंध बनाने के लिए, लेकिन जो सिलिकॉन होता है वह इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो बंध बना लेता है, 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ पर जो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन हैं इनके साथ तो ये सिलिकॉन बंध बना लेता है। ठीक है, तो वही लिखा है 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के साथ बंध बना लेते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त रह जाता है। अब 4 के साथ बंध बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें रह गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त रह गया, जिससे कोई भी बंध नहीं बना रहा। ठीक है, मुक्त रह जाता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इसलिए इस प्रकार के अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव से एन लिया और ये हो गया एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, तो वही लिखा है, इसलिए इस प्रकार के अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्लियर? तो यहां तक हमें बेहतर ढंग से समझ में आ चुका होगा क्या है पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक क्या है, ये हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 14 था। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 15 में बात करेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, जिसमें आपके लिए
ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत महसूस नहीं होगी। जैसा भी ऑफलाइन होता है सब कुछ वैसा ही यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो, कोई भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तुरंत ही उसका हल आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से लिखाता हूँ, जो भी लिखाता हूँ भाई आपके नोट्स ही हैं, ऐसा समझ लीजिए भाई आपके नोट्स ही हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कोई भी पॉइंट छोड़ता नहीं हूँ, यहाँ पर मैं आपको कोई भी पॉइंट छोड़ता नहीं हूँ, जो कुछ भी मैं समझाता हूँ वही आपको मैं लिखाता भी हूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट्स अपने लिए नोट्स नहीं बना पाता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो समझ लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर पाता है, तो उनके लिए यहाँ पर मैं लिखता भी हूँ। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।